हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोग संधि का सामान्य परिचय देखे थे, जिसमें मैं बताया था कि संधि किसे कहते हैं। मैं बताया था दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो उसमें परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। यदि आप फेसबुक चला रहे हैं तो आप फेसबुक पे भी स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए, अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारा सहयोग करें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सहयोग करेंगे तो हमारा और मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम लोग संधि के बारे में देखेंगे। पिछली कक्षा में जब संधि के बारे में मैं बता रहा था और बताया था कि संधि के भेद तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक मैं बताया था। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके आगे का टॉपिक आज कवर करेंगे और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग थोड़े से ध्यान से यदि वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से संधि आपके समझ में आएगी। तो संधि की परिभाषा मैं एक लाइन में बताया था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं जब दो शब्द या पद पास में रहते हैं और पहले शब्द या पद का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द या पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं, तो जो विकारजन्य उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो उस संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम आज की कक्षा में स्वर संधि के बारे में देखेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। वर्णमाला का जब अध्याय में पढ़ा रहा था तो स्वर में बताया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग और अह अयोगवा के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका नाम भी स्वर है। तो आप देखेंगे परिभाषा: दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अभी आप संधि की परिभाषा देख रहे थे तो उसमें दो वर्णों का मेल दिखा रहा था, बता रहा था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकारजन्य उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्वर संधि है। यह स्वर संधि है। हम स्वर संधि के बारे में, जो संधि का प्रथम भेद है स्वर संधि, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें स्पष्ट है कि यहाँ स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों का आपस में जब मेल होता है तो वही होता है स्वर संधि। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्वर संधि के भी 5 भाग हैं। यानी स्वर संधि को 5 भागों में भी बांटा गया है। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यड़ और पांचवा है अयादि। इन सारे चीज़ों से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके 5 भाग हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। तो इसके बारे में भी हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। हम लोग थोड़े थोड़े टॉपिक को कवर करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते जाएंगे, क्योंकि एकाधिक ज़्यादा ज्ञान विद्यार्थियों पे लाद देना कुछ अच्छा नहीं होता है और उसके चक्कर में वो चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप मन से देखें, थोड़ा ही समझें, लेकिन पूरी तरह से समझें। ज़्यादा रहेगा तो बातें उतनी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस अध्याय को थोड़े थोड़े रूप में बता के आपको
अच्छे से बता दूं ताकि आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो इसका जो पहला भेद है दीर्घ, दीर्घ संधि के बारे में हम देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे दीर्घ संधि के, तो यहाँ लिखा है 2 स वर्ण। स वर्ण का मतलब क्या होता है कि दोनों वर्ण साथ, स का मतलब साथ साथ, अवर्ण 2 सवर्ण स्वर, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यह क्या है, यह ह्रस्व है, और आ क्या है, यह दीर्घ है। ह्रस्व है, आ क्या है, दीर्घ है। तो यहाँ पे कह रहा है 2 सवर्ण स्वर मिलकर, सवर्ण यानी दोनों सेम वर्ड मिलकर, यहाँ पे जब हम और 2 स्वर्ण को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। आप इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। परिभाषा में बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उनको याद भी हो जाएगा। कह रहा है 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ तक की बातें यहाँ से आप समझेंगे कि जब अ रहेगा तो उसे हम ह्रस्व कहेंगे, और आ को दीर्घ। आ में जब मैं वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि ह्रस्व के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और दीर्घ के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। यदि जो बच्चे पिछली वीडियो देखे होंगे उनको समझने में आसानी होगी। तो जब हम अ और प्लस दो को मिला देते हैं तो आ हो जाता है। तो वही कह रहा है 2 सवर्ण स्वर, यानी ये दोनों स्वर हैं और सवर्ण हैं, एक वर्ण हैं, दोनों मिल करके एक दीर्घ वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। तो वही चीज़ें कही जा रही हैं कि दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ, ई, ऊ और री, यदि आ, ई, ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। ये क्या कह रहा है, ये बातें कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे हम और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। कह रहा है कि यदि आ, ई, ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, यानी वे ही ह्रस्व यानी वही सेम वर्ड आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। जैसे जब अ प्लस अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, अ प्लस आ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि दोनों वर्ड मिल करके क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण स्वरूप देखेंगे हम। उदाहरण यहाँ पे लेंगे अन्नाभाव। यह उदाहरण आप देखेंगे अन्नाभाव। अब इसका हम सर्वप्रथम संधि विच्छेद करेंगे। जब संधि विच्छेद करेंगे तभी इसको हम समझ सकते हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव। तो जब मैं संधि की परिभाषा बता रहा था तो मैं बता रहा था 2 पदों में, जब जहाँ 2 पद रहते हैं, पहले पद का अंतिम यानी पहले पद का अंतिम अन्न, न के बाद न में क्या आ रहा है, अ। तो यहाँ पे देखेंगे पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम। यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। यहाँ पे आप देखेंगे तो न में अ आता है। व्यंजन की परिभाषा में बताया था कि बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये अन्न प्लस दोनों अ और अ मिल करके क्या हो जाएंगे, यह दोनों मिल करके आ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्न
प्लस अभाव अन्नाभाव हो जाएगा, यहाँ पे अन्नाभाव हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे शिव धन आलय, शिव धन आलय बराबर क्या होगा, शिवालय। ये तो सभी लोग जानते हैं कि शिव धन आलय बराबर शिवालय हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सी संधि है इसको पता करने के लिए हमें, जैसे परीक्षाओं में ये दे देगा शिवालय और पूछेगा इसमें कौन सी संधि होगी, तो सर्वप्रथम आप संधि विच्छेद करेंगे और जो इसका नियम कह रहा है शिव, इसमें अ आ रहा है और प्लस आ है यहाँ पे, यह दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे आ। वही यहाँ पे कह रहा था ना कि यदि अ से लेके री तक कोई भी वर्ण रहे और उसके बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, यानी उसके बाद भी यदि ह्रस्व स्वर आता है या दीर्घ स्वर आता है तो क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। वही मैं दिखाने का यहाँ प्रयत्न कर रहा हूँ कि क्रमशः वही यहाँ पे अ और प्लस अ आ मिल करके दोनों आ हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हो गया शिवालय। जब ऐसे ही शब्द दे देते हैं परीक्षाओं में, जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ अन्नाभाव दे देगा, अन्नाभाव या फिर शिवालय दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप उसको पता कैसे करेंगे। यदि आपको पता रहे कि जो स्वर संधि में पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब अ से लेके री तक कोई भी वर्ण रहे और उसके बाद वे ही स्वर आ जाएं तो दोनों आपस में मिल करके क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। तो जब आप इसको याद रखेंगे इसके नियम को, तो आप स्वतः ही इन चीज़ों को समझ लेंगे। एक उदाहरण हम और देखेंगे, एक उदाहरण आप और देखने का प्रयत्न करेंगे, जैसे विद्यार्थी। यहाँ पे विद्यार्थी का देखेंगे हम लोग। अब इसमें पूछ दिया यदि एग्जाम में कि इसमें कौन सी संधि है, तो पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या धन अर्थी। अब इसमें विद्या में क्या आ रहा है आ और प्लस अ, ये क्या हो गया विद्यार्थी, यानी आप और प्लस अ मिल करके भी आ हो जाएगा, यानी ये दोनों मिल करके आ हो जाएगा और ये हो जाएगा विद्यार्थी। तो मुझे आशा है कि आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी और इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछता है कि स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से उसके भाग आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इन चीज़ों को आज की कक्षा में आप लोग कवर करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में इसके अगले भेद के बारे में चर्चा करेंगे, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करिए और हमारा सहयोग करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिपुष्टि अवश्य दीजिए। यदि आपने फीडबैक दिया मुझे तो उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से उत्साह के साथ पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।